हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंडी की क्लासेस, जो कि यूके पीएससी तथा यूके ट्रिपल एससी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगी, ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड जिला दर्शन से। तो जितने भी उत्तराखंड में जिले हैं उनके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, क्रमवार से अध्ययन करेंगे। तो हमें पता है कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, जिसमें से 6 जिले जो पड़ते हैं वो कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं और 7 जिले जो हैं वो गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कुमाऊं मंडल से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के बारे में। ठीक है, तो नैनीताल जनपद जो है, नैनीताल जनपद उत्तराखंड का सबसे सुंदर जिला हम कह सकते हैं इसे, और इसे पहाड़ पर पानी का कटोरा, भारत का वेस्टमोरलैंड, झीलों की नगरी, बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, छकाता परगना था। ठीक है, तो इसकी जो नैनीताल जनपद है इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1891 में की गई थी। कब की गई इसकी स्थापना? 15 अक्टूबर 1891 में हम स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका लिंगानुपात है 934 और वन क्षेत्रफल है 72.64%। तो वन क्षेत्रफल कितना है? 72.64%। सर्वाधिक सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं तथा सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशत वाला जिला की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर वन भी कहाँ पर पाए जाते हैं? नैनीताल में ही पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला पूछा जाए तो नैनीताल, और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो वो क्या है? नैनीताल है। साक्षरता है, यहाँ की साक्षरता है 83.88%। सॉरी, यहाँ पे ये 1 हो गया है, इसकी जगह पे 1 ना होना चाहिए कि जंगल के बारे में। ठीक है, तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा। और साक्षरता यहाँ की है 83.88%। और नैनीताल का आकार आम, नाशपाती और आँख के आकार का है। उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा ये बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। ये क्या है? एक अंतर्राज्यीय जिला है। अंतर्राज्यीय जिले वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे राज्य के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो नैनीताल क्या करता है? उत्तर प्रदेश के साथ क्या अपनी सीमा बनाता है। लेकिन ये जितने भी उत्तराखंड में जनपद हैं उसमें सबसे कम सीमा बनाता है यह उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये किसके साथ? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के साथ ये क्या करता है? सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ। ठीक है, और इसका पहाड़ पर पानी का कटोरा, भारत का वेस्टमोरलैंड, और इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था छकाता परगना। क्या था? छकाता परगना। कहीं कहीं पर षष्टिखात भी देखने को मिलता है। जो चंद वंश के जब ये अंतर्गत था, जिस समय चंद वंश कुमाऊं पर चंद वंश का राज था, तो उस समय जो नैनीताल था उसे छकाता परगना या षष्टिखात कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? छकाता परगना या षष्टिखात कहा जाता था। और इसमें विकास खंड कितने हैं नैनीताल में? 8 विकास खंड है। कौन कौन से? हल्द्वानी, भीमताल, रामनगर, कोटाबाग, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ व ओखलकांडा। तो यदि पूछा जाए कि नैनीताल में कितने विकास खंड हैं, तो नैनीताल में 8 विकास खंड हैं। कौन कौन से? हल्द्वानी, भीमताल, रामनगर, कोटाबाग, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखलकांडा। और अगला है, इसमें तहसीलें कितनी हैं? 9 तहसीलें। 8 विकास खंड हैं नैनीताल में और 9 क्या हैं यहाँ पर? तहसीलें हैं। 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं, धारी, ओखलकांडा, कोश्या कुटौली और बेताल घाट। तो कितने विकास खंड है? 8 विकास खंड है। और कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें। 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल है, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं, धारी, ओखलकांडा, कोश्या कुटौली और बेताल घाट। तो कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। अगला है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक लाल कुआं, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी और नैनीताल। कौन कौन से हैं? लाल कुआं है, हल्द्वानी है, रामनगर, कालाढूंगी और नैनीताल। और जो नैनीताल है वो क्या है? एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र
आरक्षित है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि कौन सा जिला कौन सा विधानसभा क्षेत्र नैनीताल का एससी के लिए आरक्षित है, तो कौन सा है? नैनीताल क्या है? एससी के लिए आरक्षित है। तो कौन सा क्षेत्र क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र आरक्षित के लिए है? वो है नैनीताल का नैनीताल। ठीक है, एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर उप तहसील कितनी है? एक, जो क्या है? रामगढ़। और इसे कब बनाया गया? 2016 में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पी बैरन। तो जो पी बैरन थे, पी बैरन एक क्या थे? रोज राम शराब फैक्ट्री का मालिक था और चीनी फैक्ट्री का मालिक था, शाहजहांपुर चीनी फैक्ट्री का। ये पूछा जा सकता है कि पी बैरन क्या था, तो शाहजहांपुर चीनी फैक्ट्री का ये क्या था? मालिक था। तो इसने नैनीताल की खोज कब की? 18 नवंबर 1841 में इसने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, तो पूछा जाए कि नैनीताल की खोज किसने की, तो पी बैरन ने नैनीताल की खोज की। और कब की? पीटर बैरन है इसका नाम, पीटर बैरन ने की। और कब की? 18 नवंबर 1841 में क्या किया? इसने नैनीताल की खोज की। लेकिन कहा जाता है कि जो हमारे कमिश्नर थे समय के, सेकंड कमिश्नर ट्रेल, उनको ये पता था कि नैनीताल कोई जगह है, मतलब वो पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी कि इसको दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया, ताकि यहाँ पर बाहरी लोग ना बैठ सकें करके। ठीक है, यहाँ की सुंदरता खराब ना हो, इसलिए उन्होंने उसको क्या रखा? गुप्त रखा। तो ऐसा कहा जाता है। पी बैरन जो था उसने क्या किया? उसने सबसे पहले 1841 में नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, और पहले कहा जाता है कि 1842 में पी बैरन ने जो नैनीताल था उसे नरसिंह बोरा कोई थोकदार था उस समय, नरसिंह बोरा। ठीक है, तो नरसिंह बोरा से क्या किया था? जबरदस्ती नैनीताल को ले लिया था। किस पर? बंदूक की नोक पर। ठीक है, तो बंदूक की नोक पर नरसिंह बोरा थोकदार से पी बैरन ने क्या किया था? जबरदस्ती नैनीताल को ले लिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 1842 में। तो पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था नैनीताल? पी थोकदार नरसिंह बोरा के, वही इसका यहाँ का हेड था। ठीक है, बाद में फिर जो पी बैरन आए उन्होंने उससे ले लिया, तो उसकी खोज उन्होंने 1841 में की, कह सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में जाने वाला पहला यूरोपीय यात्री था पी बैरन। ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाला अगर पूछा जाए कि पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो वो था पी बैरन। नैनीताल में इसकी भवन को क्या कहा गया है? पिलग्रिम कॉटेज कहा गया है, कहा जाता है। और यह पिलग्रिम नाम से क्या लिखता था? अपने लेख लिखता था। यह पिलग्रिम नाम से अपने लेख लिखता था, और इसका जो कॉटेज है नैनीताल में उसे पिलग्रिम कॉटेज कहा जाता है। पी बैरन की पुस्तक है वंडरिंग्स इन द हिमालय। यदि पूछा जाए कि वंडरिंग्स इन द हिमालय किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है? पी बैरन की पुस्तक है वंडरिंग्स इन द हिमालय, जो 1844 में क्या हुई थी? प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, तो 1844 में पी बैरन की पुस्तक वंडरिंग्स इन द हिमालय क्या की गई? प्रदर्शित की गई। सर्वप्रथम नैनीताल झील के बारे में 1842 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले इस इंग्लिशमैन नामक समाचार पत्र में बताया गया। तो यदि पूछा जाए कि नैनीताल के बारे में सबसे पहले किस पत्र में बताया गया था, तो वो बताया गया था कोलकाता से प्रकाशित होने वाला इंग्लिशमैन समाचार पत्र। ठीक है, इसमें 1842 में नैनीताल झील का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल का इतिहास। तो नैनीताल के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले नैनीताल नाम कैसे पड़ा? इसको क्या कहते हैं? जो नैनीताल है वो, नैनीताल झील जो है वो कैसी है? नयन के आकार की। तो कहा जाता है कि जो माता सती थी, उनके नयन यहाँ पर क्या हुए थे? गिरे थे। तो इसके कारण यहाँ पर नैना देवी मंदिर की भी स्थापना की गई है। उन्हीं के नयन गिरने के कारण इस स्थान को नैनीताल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो चंद वंश में नैनीताल और भीमताल के आसपास का क्षेत्र क्या था? चंद राजाओं के अंतर्गत था। सर्वप्रथम चंद राजा त्रिलोक चंद ने चंद सीमा से जोड़ा था। यदि पूछा जाए कि नैनीताल को चंद सीमा से किसने जोड़ा था, तो वो जोड़ा था त्रिलोक चंद ने इसे चंद सीमा से जोड़ा था। तथा भीमताल में क्या किया था? त्रिलोक चंद ने एक किले का निर्माण कराया था। तथा कीर्ति चंद जो राजा हुए चंद वंश के, उन्होंने नैनीताल के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। यदि पूछा जाए कि
चंद सीमा में किसने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था तिल्लोक चंद ने। तिल्लोक चंद ने नैनीताल के क्षेत्र को चंद वंश में जोड़ा था, चंद सीमा से जोड़ा था। ठीक है, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र में बात करें, नैनीताल के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था? तो वो किया था कीर्ति चंद ने। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो तिल्लोक चंद थे उन्होंने केवल उसके कुछ ही सीमा को जोड़ा था चंदवंश से, बट जो कीर्ति चंद आए उन्होंने पूरा क्षेत्र क्या कर लिया? चंदवंश में शामिल कर दिया है, पूरे नैनीताल क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में, स्कंद पुराण में क्या मिलता है? कुमाऊं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में नैनीताल का वर्णन जो किया गया है त्रिऋषि सरोवर के रूप में आता है। तो यदि पूछा जाए कि स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में नैनीताल का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो त्रिऋषि सरोवर के रूप में किया गया है। किस रूप में? त्रिऋषि सरोवर। तो त्रिऋषि, इनमें 3 ऋषि कौन कौन से थे? ये अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। अत्रि, पुलस्त्य और पुलह, ये 3 ऋषि थे। इन्हीं के उसमें त्रिऋषि सरोवर से कहा जाता है। नेक्स्ट है 1842 में, सबसे पहले 1842 में नैनीताल नगर पालिका समिति की स्थापना की गई थी। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका समिति की स्थापना कब की गई? तो 1842 में नगर पालिका समिति की स्थापना, नैनीताल नगर पालिका समिति की स्थापना की गई। और 1850 में नैनीताल को क्या कर दिया गया? नगर पालिका की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि नगर पालिका समिति की स्थापना कब की गई? तो 1842 में नगर पालिका समिति की स्थापना की गई। और यदि पूछा जाए कि नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब की गई? तो नैनीताल नगर पालिका की स्थापना 1850 में की गई थी। 1855 में ब्रिटिश कमिश्नरी को क्या कर दिया गया? अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ब्रिटिश कमिश्नरी कहाँ हुआ करती थी? अल्मोड़ा में हुआ करती थी, बट 1855 में जब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर दिया गया नैनीताल का, उसके बाद 1855 में क्या किया गया? उसे अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 1884 को रामपुर से काठगोदाम तक पहली रेल चली। पूछा जा सकता है कि पहली रेल कब चली थी रामपुर से काठगोदाम में, नैनीताल में? तो पहली रेल चली 24 अप्रैल 1884 में। ठीक है, 1884 में उत्तराखंड में ये पहली रेल चली थी 24 अप्रैल 1884 में। कहाँ से कहाँ तक? रामपुर से काठगोदाम तक। ठीक है, 1910 में नैनीताल याट क्लब की स्थापना की गई। पूछा जाए कि नैनीताल याट क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1910 में नैनीताल याट क्लब की स्थापना की गई। 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना की गई। कब? 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना की गई। 1962-63 में 1962-63 में नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। तो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया नैनीताल को? तो 1962 में। कहीं कहीं पे 63 भी देखने को मिलता है, तो 1962 या 63, इसमें से एक ही ऑप्शन आएगा अगर एग्जाम में आएगा, या तो 62 ही आएगा या 63। तो 1962 या 63 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और 1 मार्च 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1973 में नैनीताल में की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल सेंचुरी, ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल सेंचुरी है लाल कुआं में स्थित है जो नैनीताल में, उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल सेंचुरी की स्थापना लाल कुआं में कब की गई? 1984 में, 1984 में। राज्य का प्रमुख आयुष ग्राम भवाली नैनीताल है। ये प्रमुख नहीं, प्रथम है। ठीक है, तो राज्य का प्रथम आयुष ग्राम कौन सा है? भवाली नैनीताल। ठीक है, तो भवाली नैनीताल क्या है? राज्य का प्रथम आयुष ग्राम है। ठीक है, भवाली नैनीताल। नैनीताल क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है नैनीताल? 7 पहाड़ियों से घिरा है। तो वो 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है आयरपात या आयरपाटा या आयरपात, ठीक है। दूसरा है देवपात, तीसरी है हाड़ीगढ़ी, चौथा है चाइना पीक, चौथा है चाइना पीक। नेक्स्ट है आलमगरिया काटा,
आलमगरिया काटा, शेर का डांडा और स्नो व्यू। ठीक है, तो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आयरपाता, देवपात, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमगरिया काटा और शेर का डांडा। ठीक है, तो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नैनीताल के प्रथम प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थल में पहला क्या आता है? नैना देवी मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? मल्लीताल के पास। नैनीताल में मल्लीताल के पास स्थित है नैना देवी मंदिर। तो जो नैना देवी मंदिर है, यहाँ पे कहा जाता है कि माता सती, ये तो सभी ने स्टोरी सुनी होगी कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो उस समय जो माता सती थी वह अपने पिता के निमंत्रण न देने के बावजूद भी वहाँ पर यज्ञ में शामिल हुई, परंतु वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि उन्होंने क्या कर दिया था, खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसके बाद जब भगवान शिव उनके क्या कहते हैं, उनके मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो उस समय उनका जो भी अंग के पार्ट जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर मंदिरों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर नैना देवी में क्या किए गए हैं? नैना देवी के पास यहाँ पे इनके माता सती के नयन गिरने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? नैनीताल पड़ा। और यहाँ पर नैना देवी मंदिर की क्या की गई? मल्लीताल में स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई? 1842 में मोतीलाल शाह ने की है। किसकी स्थापना? नैना देवी मंदिर की स्थापना मोतीलाल शाह ने 1842 में की, परंतु 18 सितंबर 1880 में, कब? 1880 में वहाँ पर क्या हो गया? बहुत खतरनाक भूस्खलन हो गया, जिससे मंदिर नष्ट हो गया तथा मूर्ति वहीं पर दब गई। तो फिर मोतीलाल शाह के पुत्र अमरनाथ ने क्या किया? अमरनाथ ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था, यानी कि उन्होंने पुनः क्या किया? मंदिर को बनाया। तो 1882 में 1882 से इन्होंने बनाना शुरू किया और 1892 में पूर्ण हुआ। नैना देवी की ज्येष्ठ, यहाँ पर जो मेला लगता है, क्या कहते हैं, नैना देवी मंदिर में जो मेला लगता है वो ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को बनाया जाता है। ठीक है, तो नैना देवी स्थापना दिवस जो बनाया जाता है वो ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को बनाया जाता है। ठीक है, तो कब बनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को बनाया जाता है। 1903 में मोतीराम शाह द्वारा नंदा देवी महोत्सव शुरू किया गया। यदि पूछा जाएगा नंदा देवी महोत्सव कब शुरू किया गया? 1903 में मोतीराम शाह द्वारा। तो नैना देवी क्या है? नैना देवी मंदिर के बारे में क्या क्या बताया कि ये मल्लीताल में स्थित है और 1842 में मोतीलाल शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब? 1842 में। और 18 सितंबर 1880 को भूस्खलन से यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया, इसकी मूर्ति पूरी अंदर दब गई। उसके बाद मोतीलाल शाह के पुत्र थे अमरनाथ, उन्होंने क्या किया? उस मंदिर का पुनरुद्धार किया, दोबारा इस मंदिर को बनाया, जो 1882 से इन्होंने शुरू किया था और 1892 में बनकर वो पूरा हुआ। नैना देवी की स्थापना दिवस मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को। कब बनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को। 1903 में मोतीराम शाह द्वारा नंदा देवी महोत्सव शुरू किया गया। कब किया गया? 1903 में। नेक्स्ट है नैना पीक। क्या है? नैना पीक। नैना पीक क्या? नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक। 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नैना पीक को क्या कहा जाता है? चाइना पीक भी कहा जाता है। इस चोटी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल। तो नैना पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल की। इसकी कितनी है ऊंचाई? 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नैना पीक को चाइना पीक भी कहते हैं। इस चोटी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल कहा जाता है। नेक्स्ट है पाषाण देवी मंदिर। तो पाषाण देवी मंदिर जो है नैनीताल में स्थित, जो पाषाण देवी मंदिर है वहाँ पर मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत इसी मंदिर से मानी जाती है। यदि पूछा जाए मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है, तो पाषाण देवी मंदिर से मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत मानी जाती है। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? नैनीताल सरोवर के निकट ठंडी सड़क पर ये स्थित है। तो इसे मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत इस मंदिर से मानी जाती है। नेक्स्ट है नैनीताल राजभवन। तो नैनीताल राजभवन जो है उसकी स्थापना कब की गई? 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी गई थी। कब? 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी गई और 1900 में बनकर ये क्या हो गया था? 1900 में ये पूर्ण हुआ।
तो यदि पूछा जाए कि नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई, तो 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल राजभवन की स्थापना की गई थी। 1897 में नींव रखी गई और पूर्ण कब हुआ, 1900 में ये क्या हो गया, बनकर पूर्ण हुआ। इसका निर्माण किसने किया था, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इसके निर्माणकर्ता कौन है, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। और इसके वास्तुकार थे, वास्तुकार जो थे, इसके वास्तुकार हैं मिस्टर स्टीवेंस। ठीक है, तो कौन है, स्टीवेंस। यदि पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन है, तो मिस्टर स्टीवेंस इसके क्या हैं, वास्तुकार हैं। और इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। तो इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। तो पूछा जा सकता है कि जो इनके वास्तुकार हैं नैनीताल राजभवन के, उनका पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है, यूरोपीय शैली में या बर्किंघम शैली में यह बना है। लेकिन जो अजय रावत हैं, इसे किस शैली का मानते हैं, अजय रावत इसको गॉथिक शैली का मानते हैं। किस शैली का मानते हैं, गॉथिक शैली का मानते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है, एक गुरुद्वारे का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर पहला वन महोत्सव 1950 में बनाया गया था। कहाँ पर, नैनीताल राजभवन में 1950 में पहला वन महोत्सव बनाया गया। ठीक है, तो पहला वन महोत्सव कहाँ बनाया गया था, नैनीताल राजभवन में बनाया गया था। और ये किस आकार का है, ई आकार का राजभवन है। किस आकार का बनाया गया है, ई आकार में बनाया गया है। इस राजभवन में 18 होल का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स स्थित है। ठीक है, तो क्या है, इस राजभवन में 18 होल का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स स्थित है। तो नैनीताल राजभवन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी स्थापना कब हुई, 1897 में हुई। 1897 में हुई और ये बनकर कब पूरा हुआ, 1900 में बनकर पूरा हुआ। और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके निर्माणकर्ता थे और इसके वास्तुकार कौन थे, मिस्टर स्टीवेंसन। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। ये यूरोपीय शैली या बर्किंघम शैली में बना हुआ है। इस राजभवन में 18 होल का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स स्थित है। पहला वन महोत्सव यहीं पर 1850 में बनाया गया था। अजय रावत इसे किस शैली का मानते हैं, गॉथिक शैली का मानते हैं। इसके अंदर एक गुरुद्वारा भी स्थित है। नेक्स्ट है स्नो व्यू। तो स्नो व्यू कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है कि स्नो व्यू कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। तो स्नो व्यू कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। तो नैनीताल रोपवे जो बना है मल्लीताल से जो रोपवे बना हुआ है मल्लीताल से स्नो व्यू तक का। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई, 1985 में की गई थी। तो मल्लीताल से स्नो व्यू तक का जो रोपवे बनाया गया है उसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है नैनीताल या नैनी झील। ठीक है, तो नैनी झील क्या है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनी झील को क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसके दक्षिण में क्या बहती है, बलिया नदी बहती है। नैनी झील की लंबाई कितनी है, 1500 मीटर है, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई 10 से 15 मीटर है। और यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है, कुकर मकरी शैवाल। किसके लिए प्रसिद्ध है, कुकर मकरी शैवाल के लिए यह झील प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे क्या है, कुकर मकरी शैवाल से भी पूरा आच्छादित है नैनी झील। तो इसे मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसके दक्षिण भाग में क्या बहती है, बलिया नदी बहती है। और इस नैनी झील की लंबाई कितनी है, 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई 10 से 15 मीटर है। नेक्स्ट है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था, बमौरी था। हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमौरी। ऐसे लिखेंगे बमौरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बमौरी। ठीक है, तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था, बमौरी था। कुमाऊं का यह सबसे बड़ा नगर है और उत्तराखंड का दूसरा
पहला क्या है, पहला सबसे बड़ा कौन सा है, देहरादून है, और दूसरा कौन सा है, हल्द्वानी। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हल्द्वानी है। और हल्द्वानी जो है 16वीं सदी में रुद्रचंद के समय पर यहाँ पर क्या हुई थी, बस्तियां बननी शुरू हुई थी। यदि पूछा जाए कि हल्द्वानी में बस्तियां बननी किस चंद्र शासक के समय में शुरू हुई थी, तो रुद्रचंद के समय में। और 1834 में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को क्या किया था, हल्द्वानी नाम दिया था। यानी कि ये जो विलियम ट्रेल थे, पहले हल्दू वृक्ष की अधिकता होने के कारण हल्द्वानी को, तो हल्दू वृक्ष की यहाँ पर क्या थी, अधिकता के कारण इसको क्या नाम दिया गया था, हल्दूवाणी इसका नाम था, हल्दूवाणी। बाद में फिर 1834 में विलियम ट्रेल ने क्या किया था, इसे हल्द्वानी नाम दिया था। ठीक है, तो बस्तियां बननी रुद्रचंद के समय में हो गई, लेकिन अगर हम व्यवस्थित ढंग से बसाने की बात करें हल्द्वानी को, तो वो उसे विलियम ट्रेल ने बसाया, इसकी स्थापना की, और बाद में इसको हल्द्वानी नाम भी क्या दिया था, विलियम ट्रेल्स ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना कब की गई, 1897 में। तो हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना 1897 में की गई है, और 22 मई 2011 को हल्द्वानी को नगर निगम घोषित किया गया। तो यदि पूछा जाए कि हल्द्वानी को नगर निगम कब घोषित किया गया, तो 22 मई 2011 को हल्द्वानी को नगर निगम घोषित किया गया। भारत में एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी यहाँ पर स्थित है। यह उत्तराखंड का प्रमुख क्या है, राजस्व केंद्र है। यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। तो राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है, हल्द्वानी है, और यह उत्तराखंड का प्रमुख राजस्व केंद्र भी है। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी को विकसित किया जा रहा है। यह गोला नदी के तट पर है, और कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो पूछा जाए कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर है, तो हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है काठगोदाम। तो काठगोदाम इसे गुलाब घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाब घाटी कहा जाता है। 1900 यदि पूछा जाए कि गुलाब घाटी किसको कहा जाता है, तो काठगोदाम को गुलाब घाटी कहा जाता है। 1901 में इसे रानीबाग के साथ जोड़कर नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया था। कब किया गया काठगोदाम को नोटिफाइड एरिया घोषित, तो 1901 में। उत्तर भारत का ये क्या है, अंतिम रेलवे टर्मिनल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से कि उत्तर भारत का अंतिम रेलवे टर्मिनल कौन सा है, तो उत्तर भारत का अंतिम रेलवे टर्मिनल है काठगोदाम। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्तेश्वर। यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो भारतीय पशु जिसकी स्थापना कब की गई, 1890 में बरेली में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1890 में बरेली में की गई थी, और 1893 में इस संस्थान को बरेली से मुक्तेश्वर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, मुक्तेश्वर में की गई। 1890 में पहले इसकी स्थापना बरेली में की गई थी, फिर 1893 को इसको बरेली से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, मुक्तेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया। यहीं पर मुक्तेश्वर में ही चौली की जाली या चौथी की जाली भी स्थित है। चौली की जाली या चौथी की जाली यहीं पर है मुक्तेश्वर। ठीक है, और मुक्तेश्वर को मूक शहर, साइलेंट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, मूक शहर, साइलेंट सिटी किसके नाम है, मुक्तेश्वर के, और प्राचीन नाम इसका क्या था, मोतेश्वर था। ठीक है, नेक्स्ट है भीमताल। क्या है, भीमताल। तो अब हम पढ़ेंगे भीमताल के बारे में। जो भीमताल है इसका प्राचीन नाम क्या था, भीमहंद। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, भीमहंद देखने को मिलता है। ठीक, और स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे क्या कहा गया है, भीमताल का प्राचीन नाम भीमहंद कहा गया है। भीमताल क्या है, एक त्रिभुजा आकार की झील है। किस आकार की है, त्रिभुजाकार आकार की झील है। पूछा जाए कि भीमताल किस आकार की झील है, तो भीमताल क्या है, त्रिभुजाकार आकार की झील है। इसे ताल से पुष्पभद्रा, इसी ताल से जो ये भीमताल है यहाँ से पुष्पभद्रा नदी का उद्गम होता है। तो पुष्पभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भीमताल से होता है। इस झील का सर्वेक्षण सबसे पहले, भीमताल झील का सर्वेक्षण सबसे पहले 1871 में किया था डॉक्टर एक्स
एक्सवरी ने। ठीक है, यदि पूछा जाए कि भीमताल झील का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया, तो डॉक्टर एक्सवरी ने 1871 में किया था। भीमेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन सा मंदिर है? भीमेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसकी स्थापना, जो भीमेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी स्थापना किसने करी? बाज बहादुर चंद ने। चंद वंश का राजा था बाज बहादुर चंद। उन्होंने क्या की? इस भीमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। चंद काल में यह जो परगना था पूरा, ये भीमताल नैनीताल वाला, ये छकाता परगना का मुख्यालय हुआ करता था। तो चंद काल में छकाता परगना का मुख्यालय कौन सा था? भीमताल जो था वो छकाता परगना का मुख्यालय, यानी कि नैनीताल का मुख्यालय क्या हुआ करता था? भीमताल हुआ करता था, क्योंकि छकाता परगना किसे कहा गया उस समय पर? नैनीताल को। ठीक है, तो नैनीताल जो था छकाता परगना का मुख्यालय भीमताल हुआ करता था चंदवंश के समय पर। भीमताल में एक स्थित है विक्टोरिया बांध। क्या है? विक्टोरिया बांध कहाँ पर स्थित है? तो भीमताल में स्थित है विक्टोरिया बांध। विक्टोरिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो पुष्पभद्रा नदी पर स्थित है विक्टोरिया बांध। ठीक है, तो विक्टोरिया बांध भीमताल में स्थित है, जो पुष्पभद्रा नदी पर है। इसका निर्माण जो कराया था विक्टोरिया बांध का, वो कराया था फ्रांसिस हेनरी एसुसट ने। फ्रांसिस हेनरी एसुसट। ठीक है, फ्रांसिस हेनरी एसुसट ने इसका निर्माण कराया था। 1983 में विक्टोरिया बांध का निर्माण कराया गया। तो विक्टोरिया बांध किस नदी पर स्थित है? पुष्पभद्रा नदी पर स्थित है, और इसका निर्माण फ्रांसिस हेनरी एसुसट ने 1983 में किया था। इसका जल क्या है? गहरा नीला है। यह कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ताल पूछा जाए कि कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमताल जो है वो कमल कड़ी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कमल कड़ी के लिए भीमताल क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग की ओर से इस पर टापू पर एक मछली घर बनाया गया है, और कर्क संक्रांति को यहाँ पर क्या लगता है? हरियाली का मेला लगता है। तो हरियाली का मेला कहाँ लगता है? भीमताल में लगता है हरियाली का मेला। कब लगता है? कर्क संक्रांति के दिन। ठीक है, तो कर्क संक्रांति के दिन भीमताल में क्या लगता है? हरियाली का मेला लगता है। भीमताल में पूर्व पाषाण काल के हिमालयी श्याम बलुका पत्थर से निर्मित 1 लाख वर्ष पुराने क्या मिले हुए हैं? प्राचीन उपकरण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भीमेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने कराई थी। और 1743-44 में जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं उत्तराखंड में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा किसने था उस समय पे? तो रोहिलों ने यहाँ पर आक्रमण करके मंदिरों को नष्ट कर दिया था, जिसमें से भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिससे 1743-44 के बीच में आक्रमणकारियों ने क्या कर दिया था? रोहिलों ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा भीमताल के बारे में। यहाँ पर क्या है? भीमताल जो है क्या है? एक त्रिभुजाकार आकार की झील है, और इस ताल में क्या है? पुष्पभद्रा नदी का उद्गम होता है। इस झील का प्रथम सर्वेक्षण डॉक्टर एक्सवरी ने 1871 में किया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर स्थित भीमेश्वर मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया। इस मंदिर को रोहिल्लाओं ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। भीमताल में स्थित विक्टोरिया बांध जो है वो पुष्पभद्रा नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो पुष्पभद्रा नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण फ्रांसिस हेनरी ने कब किया था? फ्रांसिस हेनरी एसुसट ने कब किया था? 1893 में किया था। भीमताल जो है वो कमल और कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो जल है वो गहरा नीला है, और ये कमल और कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मकर संक्रांति को हरियाली का मेला लगता है। कहाँ पर? भीमताल में। नेक्स्ट है कालाढूंगी। कालाढूंगी जो क्षेत्र है, कार्बेट फॉल यहीं कालाढूंगी पर स्थित है। जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय भी कालाढूंगी के पास स्थित है। जिम कार्बेट सभी को पता है, क्या थे? पशु प्रेमी, यानी कि क्या कहते हैं जिम। और जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम इन्हीं जिम कार्बेट के नाम पे रखा गया है। तो जो कालाढूंगी है यहाँ पे कार्बेट फॉल स्थित है, और यहीं पर जिम कार्बेट का मकान व संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 520.82 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। यह नैनीताल के कहाँ पर स्थित है? नैनीताल व
पौड़ी जिले, ये दोनों जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है? 2 जिलों में, नैनीताल और पौड़ी जिले में। इसकी स्थापना 1936 में 8 अगस्त 1936 को सबसे पहले क्या किया गया था? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई। फिर 1952 में इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना किसकी हुई थी? हैली नेशनल पार्क से हुई थी 1936 में। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर 1957 में जिम कॉर्बेट जो थे उनके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो यह भारत का क्या था? पहला बाघ संरक्षित पार्क है, जो कब किया गया? 1 नवंबर 1973 को घोषित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी द्वार ढिकाला रामनगर में है और पश्चिमी द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। यह किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो क्या है जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 2 जिलों नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई। फिर 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में इसका नाम फिर जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया। और ये इसका जो पूर्वी द्वार है वह टिकाला रामनगर में है और इसका पश्चिमी द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को कहा जाता है। और इसे बाघ संरक्षित कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1973 को इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ संरक्षित घोषित किया गया। यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर क्या है? पाटलिदून भी स्थित है। क्या स्थित है? पाटलिदून भी स्थित है। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम, यदि पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या था, तो जिम कॉर्बेट का पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। तो पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या था, तो जिम कॉर्बेट का पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। नेक्स्ट है सात ताल क्या है? इसकी आकृति अश्व खुर के समान है। कैसी है? अश्व खुर के समान है, एक पशु के खुर के समान है, अश्व खुर के समान है। यह 7 तालों का समूह है। 7 ताल, कितने तालों का समूह है? 7 तालों का। परंतु अब इसमें सभी तालें क्या हो चुकी हैं? सूख गई हैं और केवल 3 ताल ही बची हुई हैं। तो 7 ताल कौन कौन सी हैं? खुरपा ताल, मलवा ताल, हरीश ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल, नल दमयंती ताल और पत्रा ताल। तो इसमें से कुछ भी ताल एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये वाली ताल कहाँ पर स्थित है। पूछ देगा जैसे कि हरीश ताल कहाँ पर स्थित है, सूखा ताल कहाँ पर है, और कोई 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा एक। तो इसमें से तो खुरपा ताल, मलवा ताल, हरीश ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल, नल दमयंती ताल और पत्रा ताल। तो ये क्या है? 7 ताल यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें से सारी तालें अब सूख चुकी हैं, केवल 3 ही ताल हैं अब। नल दमयंती ताल जो है वो 5 कोनों वाली ताल है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ताल है जो 5 कोनों वाली ताल है, तो कौन सी है? नल दमयंती ताल 5 कोनों वाली ताल है। नेक्स्ट है कैंची धाम। कैंची धाम जो है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और कैंची धाम जो है इसकी स्थापना कब की गई है? 1964 में हुई। तो कैंची धाम किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है और इसकी स्थापना 1964 में की गई। यहाँ पर 15 जून को क्या लगता है? एक बड़ा मेला लगता है। नीम करौली बाबा का मूल नाम क्या था? नीम करौली बाबा का मूल नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक वैष्णव देवी मंदिर भी है। क्या है? वैष्णव देवी मंदिर, जिसकी स्थापना 1957-58 में की गई। ठीक है, तो वैष्णव देवी मंदिर है जिसकी स्थापना कब की गई है? 1957-58 में की गई है। और वैष्णव संत तो यहाँ पर जो नीम करौली बाबा हैं उनका मूल नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण शर्मा है। यहाँ पर एक विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, जिसकी स्थापना किसने करी थी? नीम करौली बाबा ने ही करी है। कब? 1973 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। और हनुमानगढ़ी भी यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हनुमानगढ़ी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये हो गया कैंची धाम के बारे में। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है एक बार उसको पूरा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा नैनीताल की स्थापना कब हुई है? 15 अक्टूबर 1891 को नैनीताल की स्थापना हुई है। इसका क्षेत्रफल कितना है?
4,251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लिंगानुपात है 934। वन क्षेत्रफल 72.64%। सर्वाधिक सघन वन और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? नैनीताल है। तो सबसे ज़्यादा सघन वन नैनीताल में है और प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ है? नैनीताल में है। इसकी साक्षरता यहाँ की 83.88% है और इसका आकार आम के आकार का, नाशपाती के आकार का, आँख के आकार का है। उत्तर प्रदेश के साथ ये सबसे कम सीमा बनाता है, जिसमें ये बिजनौर जो है उसके साथ सीमा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ यह सीमा बनाता है। पहाड़ पर पानी का कटोरा, भारत का वेस्टमैनलैंड, झीलों की नगरी से कहा जाता है। और नैनीताल का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है? छकाता परगना। इसमें 8 विकास खंड हैं, 9 तहसीलें हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पी बैरन ने 18 नवंबर 1841 में क्या किया था? नैनीताल की खोज की थी। और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाला क्या था? पहला यूरोपीय यात्री था। ये पिलग्रिम नाम से अपनी रचनाएं करता था। और पी बैरन की पुस्तक वॉन्डरिंग्स इन द हिमालय 1844 में क्या की गई? प्रकाशित की गई थी सबसे पहले। और नैनीताल झील का वर्णन सबसे पहले 1842 में कोलकाता में प्रकाशित होने वाले इंग्लिशमैन समाचार पत्र से मिलता है। नैनीताल का इतिहास तो हमने पढ़ा कि नैनीताल और भीमताल वाला जो क्षेत्र था चंद्रवास राजवंश के अंतर्गत आता था, जिसमें तिल्लोक चंद ने यहाँ की कुछ हिस्सों को अपने उससे अंडर लिया। उसके बाद फिर कीर्तिचंद आए, उन्होंने क्या किया? पूरा संपूर्ण क्षेत्र को, नैनीताल को अपने अंडर कर लिया था, उस पर पूरा अधिकार कर लिया। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नगर पालिका समिति की स्थापना 1842 में की गई। नैनीताल नगर पालिका की स्थापना पूछा जाए तो 1850 में। नैनीताल नगर पालिका की स्थापना 1850 में और नैनीताल नगर पालिका समिति 1842 में। और 1855 में कमिश्नरी क्या किया गया? अल्मोड़ा से नैनीताल ब्रिटिश कमिश्नरी को क्या कर दिया गया? स्थानांतरित किया गया। और सबसे पहले रेल चली है 24 अप्रैल 1884 को रामपुर से काठगोदाम तक। 1910 में नैनीताल यार्ड क्लब की स्थापना की गई। 22 में नैनीताल बैंक की स्थापना की गई है। 1962-63 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। एशिया की जो सबसे बड़ी पेपर मिल है लाल कुआं नैनीताल में, इसकी स्थापना 1984 में की गई। और ये पहला प्रथम आयुष ग्राम क्या है? भवाली नैनीताल। राज्य का प्रथम आयुष ग्राम पूछा जाएगा तो भवाली नैनीताल जो है पहला आयुष ग्राम है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नैना देवी फिर आता है नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर में हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1842 में किसने करी थी? मोतीलाल शाह ने करी। और लेकिन 1880 में क्या हो गया? यहाँ पर भूस्खलन आने के कारण ये पूरा नष्ट हो गया। उसके बाद मोतीलाल शाह के ही पुत्र अमरनाथ ने क्या किया था? इसका पुनरुद्धार किया और 1882 से स्टार्ट किया जो उसको बनाना, और 1892 में क्या हुआ? बनकर पूरा हुआ। यहाँ पर 1903 में मोतीराम शाह द्वारा क्या किया गया? नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत 1903 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? नंदा देवी महोत्सव शुरू किया गया था मोतीराम शाह के द्वारा 1903 से। नैना पीक जो है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, 2611 मीटर। इसे चाइना पीक भी कहते हैं। पाषाण देवी मंदिर, यहाँ से मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत मानी जाती है। नैनीताल राजभवन 1897 में बनाना शुरू किया गया और पूर्ण कब हुआ? 1900 में यह पूर्ण हुआ। इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे मिस्टर स्टीवेंसन। और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। ये यूरोपीय शैली या बर्किंघम शैली में बना हुआ है, परंतु जो अजय रावत है इन्हें गॉथिक शैली का मानते हैं इसे। स्नो व्यू है यहाँ पर नैनीताल या नैनी झील। तो नैनी झील जो है उसको क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। यहाँ पर बलिया नदी, दक्षिण में यहाँ के बलिया नदी बहती है। इस झील की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई 10 से 15 मीटर है। हल्द्वानी, इसका प्राचीन नाम बमोरी था और रुद्रचंद के समय में यहाँ पर बस्तियां बननी शुरू हुई। और विलियम टेल ने हल्द्वानी को 1834 में व्यवस्थित ढंग से बसाया। ठीक है, पहले इसका नाम हल्द्वानी था क्योंकि यहाँ पर हल्दू वृक्ष की अधिकता थी। बाद में इसे हल्द्वानी नाम ट्रेल के द्वारा दिया गया। हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना कब की गई? 1897 में हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना की गई और 2011 में इसे नगर निगम घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2011 में नगर निगम घोषित किया गया। यह सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और प्रमुख राजस्व केंद्र है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी यही है। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी को विकसित किया जा रहा है। यह गौरा नदी के तट पर स्थित है और कुमाऊं का द्वार इसे कहा जाता है। काठगोदाम, इसे गुलाब घाटी कहा जाता है। 1901 में इसे रानी बाग के साथ जोड़ कर दिया गया, नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। और ये उत्तर भारत का क्या है? अंतिम रेलवे टर्मिनल है। कौन सा? काठगोदाम। मुक्तेश्वर, यहाँ पर भारतीय पशु यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 1890 में कहाँ की गई? बरेली में। फिर 1893 में इसे मुक्तेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया। भीमताल, यहाँ पर
जो भीमताल है वो त्रिभुजाकार आकृति की ताल है। और एक इस पर है भीमताल, पुष्पभद्रा नदी का उद्गम यहाँ से होता है। और इसका प्रथम सर्वेक्षण किया था मिस्टर डॉक्टर एक्सवरी ने। और यहाँ पर जो भीमेश्वर मंदिर है उसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। और यहाँ पर विक्टोरिया बांध जो है वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर स्थित है, विक्टोरिया बांध, जिसका निर्माण किया था फ्रांसिस हेनरी ने 1893 में। यह कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और कर्क संक्रांति को यहाँ पर क्या लगता है, हरियाली का मेला लगता है। काला ढूंगी कार्बेट फॉल यहीं पर है। जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की गई 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। फिर 1936 में इसकी स्थापना की गई। 1957 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में इसका नाम जिम कार्बेट के नाम पे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यह भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। कब? 1 नवंबर 1973 को इसे पहला बाघ संरक्षित घोषित कर दिया गया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी द्वार ढिकाला है और पश्चिमी द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। सात ताल जो है इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। 7 तालों का यह समूह है, परंतु वर्तमान में अब 3 ही ताल रह गए हैं। नल दमयंती ताल इनमें से क्या है, 5 कोनों वाली ताल है। तो कौन कौन सी ताल है? खुरपा ताल, मलवा ताल, हरीश ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण ताल, सीता ताल, नल दमयंती ताल व पत्रा ताल। अगला है कैंची धाम। कैंची धाम क्या है? हमने कहा शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 1964 में इसकी स्थापना, कैंची धाम की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है। और 15 जून पर यहाँ पर विशाल एक मेला लगता है। इसकी स्थापना जो की गई नीम करौली बाबा ने की थी। और नीम करौली बाबा का जो मूल नाम था वो क्या था? इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। यहाँ पर एक विंध्यवासिनी का मंदिर भी है। वह यहाँ पर ही वैष्णो देवी मंदिर है, जिसकी स्थापना 1957-58 में के समय में की गई। यहीं पर हनुमानगढ़ी की भी स्थापना की गई है 1964 में। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आगे को हम नैनीताल जनपद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।